Hello, students. Today we are going to have the next and the last part of this chapter, agriculture. We will discuss about the major crops. A large variety of crops are grown to meet the needs of the growing population. एक बहुत ज़्यादा large amount में जो अलग अलग variety के crops हैं वो grow किए जाते हैं population की ज़रूरत के हिसाब से. That includes wheat, rice, maize and millets. और फाइबर क्रॉप्स होते हैं जिनसे कि कपड़ा जिनसे बनता है, दैट इंक्लूड्स जूट एंड कॉटन. इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज मतलब जो हम जिनसे हम लिक्विड बनता है, जिनसे हम ज़्यादातर हमें डेली हम जिसको एज ए लिक्विड कंज्यूम करते हैं, दैट इंक्लूड टी एंड कॉफ़ी. मैनी क्रॉप्स सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. अब ऐसे भी कुछ क्रॉप होते हैं बच्चे जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं, उनसे जाकर अलग प्रोडक्ट बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइस के बारे में पढ़ेंगे. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में हर जगह ग्रो किया जाता है. मोस्ट ऑफ द जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रीज़ हैं इसे ग्रो करती हैं. इट इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. अब राइस को चाहिए क्या क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ये सब चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तभी एक राइस की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा आउटपुट देगी. इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल. इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी रहती है? एलुवियल क्ले सॉइल, जिसमें पानी की जो अमाउंट है वो रिटेन रहती है. चाइना इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. देन फॉलोड बाय, उसके बाद है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. नेक्स्ट इज़ वीट. वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर. इसको ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम पे. वीट को ग्रोइंग सीजन के टाइम पे रेनफॉल चाहिए और हार्वेस्ट के टाइम पे एकदम कड़क धूप चाहिए. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. ये थ्राइव्स का मतलब ग्रो करना. ये सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन वहीं पे देगी जो वेल ड्रेन्ड एकदम बिल्कुल दानेदार सॉइल है, लोमी सॉइल है, वहाँ पे ग्रो करेगी. सबसे ज़्यादा ये ग्रो करता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में एंड इंडिया में. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर. जो ये वीट की प्रोडक्शन है इंडिया में ये विंटर में ग्रो की जाती है. देन इज़ मिलेट्स. मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स. ये दानेदार ग्रेन्स रहते हैं दैट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल. ये बहुत ही लेस फर्टाइल सॉइल में भी और सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं. इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल. पानी भी कम चाहिए इनको, बारिश भी कम चाहिए और हाई टू मॉडरेट, ज़्यादा टेम्परेचर भी और मॉडरेट टेम्परेचर भी चलेगा. इसको अलग अलग नाम से भी जाना चाहते हैं. ये है ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना. मिलेट्स के अंदर बच्चे ये कोर्स ग्रेन्स आते हैं, दैट इज़ ज्वार, बाजरा एंड रागी. ये इंडिया में, नाइजीरिया में और चाइना में ग्रो करता है. नेक्स्ट इज़ मेज़, जिसको हम कॉर्न्स कह सकते हैं या आपने देखा होगा अपने घर के पास जिससे आप भुट्टा कहते हैं. मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. इसको भी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए. ये कहाँ कहाँ ग्रो करता है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में एंड मैक्सिको में. कॉटन. बच्चे कॉटन आपको पता है वन ऑफ द बेसिक जो फैब्रिक क्रॉप है. आप सबको कॉटन से आप सब फेमिलियर होंगे, आप सबको कॉटन के बारे में पता होगा. ये एक प्लांट प्रोडक्ट है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. 210 फ्रॉस्ट फ्री मतलब धुंध के बिना एकदम वो वाले ब्राइट सनशाइन वाले डेज चाहिए, इससे ज़्यादा ही चाहिए. इट ग्रोज बेस्ट ऑन दी ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और ये वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेयर स्टैंड्स फॉर कि ऑब्वियसली कपड़ा मार्केट के लिए जो ये बेसिक प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉटन. नेक्स्ट इज़ जूट. जूट को अलग नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ गोल्डन फाइबर, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सम काइंड ऑफ कलर. इट ग्रोज वेल ऑन दी एलुवियल सॉइल्स पे ये ज़्यादा पाया जाता है. इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए और एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जिसमें नमी हो, वाटर की प्रेजेंस हो.
दिस क्रॉप ग्रोज इन दी ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होती है. इंडिया एंड बांग्लादेश आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट. हमने प्लांटेशन में पढ़ा था कॉफ़ी. कॉफ़ी को चाहिए एक गर्म एनवायरनमेंट, गर्म एंड वेट क्लाइमेट, और ड्रेन ग्लोमी सॉइल चाहिए इसके लिए. हिली स्लोप्स, बच्चे जैसे हिल्स के जो स्लोपी एरियाज़ होते हैं ना, जैसे ये हिली है तो ये स्लोपी एरियाज़ जो होते हैं हिल के, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है. ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है और इसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया आते हैं. नेक्स्ट इज़ टी. टी तो आप सबको पता है बेसिक बेवरेज क्रॉप है और ये प्लांटेशन की फॉर्म में ग्रो किया जाता है. इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए फॉर थ्रू आउट द ईयर. इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स. इसको हल्की स्लोप्स चाहिए, इसको स्टीप स्लोप्स नहीं चाहिए, जेंटल स्लोप्स चाहिए. लेबर इज लार्ज अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. जो बच्चे टी है ना, ये पत्तों से निकलती है. ये पत्तों को ही चाय के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो हरी पत्तियों को चुनने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की टी बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में. बच्चे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. Efforts are constantly being made to increase the farm production in order to meet the growing demand of increasing population. As you know, population दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और obviously तो सबको food crops और agriculture के ऊपर कितना ज़्यादा pressure है. तो efforts लगाए जाते हैं कि कैसे day by day agriculture में development की जाए, कैसे better production की जाए. इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए कंसीडर की जाती हैं. इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कल्टिवेशन की जाए. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर. एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाए. इसका मतलब ये है कि अगर साल में हम 2 क्रॉप ग्रो करते हैं तो फार्मर्स तक इतनी नॉलेज पहुंचाई जाए कि उनको पता लगे कि कैसे वो 2 से ज़्यादा भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. Improving irrigational facilities in order to increase the yield. Yield होता है प्रोडक्शन और irrigational हो गया पानी की फैसिलिटी. जिन एरियाज़ में वाटर की कमी है लाइक ड्यू टू लेस रेनफॉल, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए और इस तरीके से हों ताकि प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर ज़्यादा हो पाए. फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो पाए. हाई यील्डिंग वैरायटीज़, वो वाली सीड्स का यूज़ हो जिससे प्रोडक्शन मैक्सिमम हो. अच्छी सीड्स क्वालिटी की यूज़ होंगी तभी हाई यील्डिंग मतलब अच्छी प्रोडक्शन देने वाली सीड्स, उनका यूजेज होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होना चाहिए. द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो मेन एम ये है कि फूड सिक्योरिटी से मेरा मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उतना खाना भी अवेलेबल होना चाहिए, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी होना चाहिए. पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो उतना ज़्यादा उनके लिए फूड भी होना ज़रूरी है. तो इस अमाउंट में प्रोडक्शन की जाए, इस अमाउंट में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जाए कि जितनी पॉपुलेशन है उनके हिसाब से फूड भी अवेलेबल हो और एक फूड सिक्योरिटी बनी रहे. Agriculture has developed world over and the development varies from the place to place. बच्चे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है और ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग तरीक़ों से हो रही है. अब फार्म इन इंडिया. इंडियन फार्म के जो मेन फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. लार्ज एरियाज़ हैव बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन. अब ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को इरिगेशन के अंडर लाया जा रहा है. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता जा रहा है. लार्ज एरियाज़ हैव बीन ब्रॉट अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विच ब्रॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. बच्चे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्शन हुई थी क्रॉप्स की तब उसे कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन. Although modern techniques are adopted, still animals plays a significant role. Modern techniques तो follow की गई हैं, but animals का role अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा important है. Major part of the agriculture depends mainly on the monsoon rain. As I told you, इंडिया में monsoon rain के ऊपर बहुत ज़्यादा dependent है हमारी agriculture अभी भी.
फूड क्रॉप्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। जो खाने की जो क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स, अभी तक ये मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड स्टोरिंग फूड आर इनएडिक्वेट। इंडिया में प्रोडक्शन तो अच्छी है, सब कुछ अवेलेबल है, नेचुरली इंडिया का एनवायरनमेंट और सॉइल इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। द थिंग दैट वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन इज़ कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो होना वो तो उसका, और स्टोरिंग फूड फैसिलिटी, अब ग्रो करने के बाद फूड को इतना स्टोर करना, कितने टाइम के लिए स्टोर करना है, वो फैसिलिटी अभी भी इतनी एडिक्वेट है कि तभी उसकी वजह से हर साल इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट जाता है। सो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम फार्म ऑफ इन USA उसको पढ़ेंगे। इसमें मेन फीचर्स आते हैं बच्चे। अ फार्मर इन द USA वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। वहाँ पे फार्मर जो है वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि एक गरीब लाचार पीजेंट वर्कर की तरह काम करते हैं। उनका एवरेज साइज़ ऑफ फार्म इज़ मच लार्जर। यहाँ पे इंडिया में अगर छोटे से प्लॉट पे काम किया जाता है, वहाँ पे कमर्शियली लैंड को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो प्लॉट के साइजेज़ हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अ टिपिकल फार्म साइज़ इन USA इज़ अबाउट 250 hectares. Adequate measures are taken to control pest that can damage the crop. वो इतने स्टेप्स लेते हैं कि ताकि जो पेस्ट अटैक है, जैसे कि कभी अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो टिड्डियों का अटैक हुआ है क्रॉप्स पे, इस तरीके के वो पहले ही एडुकेट स्टेप्स लेते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स पे जो है वो अटैक ना हो किसी पेस्ट का। From time to time they send soil sample to the soil testing laboratory. वहाँ पर ये रहता है बच्चे कि सॉइल की हमेशा टेस्टिंग होती रहती है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू कितना है वहाँ पे। इस तरीके से साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे। बेसिकली वहाँ पे फर्टिलाइज़र प्रोग्राम्स जनरेट किए गए हैं, कंप्यूटर को लिंक किया गया है सैटेलाइट से, और प्रिसाइज पिक्चर दी जाती है उनके फील्ड की। इससे उन्हें हेल्प मिलता है कि कैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वो कहाँ पे और कैसे उनको ज़रूरत है, ये इसमें बहुत उनको हेल्प मिलती है। तो आप देख सकते हैं कैसे USA में साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है। They use tractor, seed drill, leveler, combined harvester and thresher to perform various agriculture operations. तो आप यहाँ देख सकते हो कि मॉडर्न, जिसको हम बोल सकते हैं, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज यूज़ की जाती हैं। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। यहाँ पे स्टोरेज की भी वेल डिफाइंड ऑटोमेटेड स्टोरेज फंक्शंस हैं और वहाँ से ही मार्केट में एजेंसीज को चला जाता है। ये है फार्मिंग इन इंडिया एंड दिस इज़ द फार्मिंग इन USA, काइंड ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। डेयरिंग फार्मिंग क्या होता है बच्चे? ये है एक एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को हम कंसीडर करते हैं। उसमें क्या आएगा, उसमें एनिमल को अपने पास रेयर करना है, दैट इज़ गो, दैट कैन बी गोट। तो उसको डेयरी प्लांट लगाना, वहाँ पर मिल्क को प्रोसेस करना और डेयरी प्रोडक्ट बनाना, उसे हम कहेंगे डेयरी फार्मिंग। कोई भी मैमल जो मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, उसको कमर्शियली जब रखा जाता है, उसकी अच्छी स्पीशीज़ को कंसीडर किया जाता है, तो तब हम इसे में बोलेंगे कि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वो। इसमें गोट्स, शीप्स, कैमल्स भी आते हैं। इन इटली डंकी डायरीज और ऑल्सो ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। वहाँ पे डंकी भी रखा जाता है। तो ये है एक डेयरी फार्मिंग का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज अमाउंट में काउज़ को किस तरीके से रखा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि डेयरी फार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में। एज मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। हमें मिल्क की भी रिक्वायरमेंट है, मिल्क प्रोडक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो डेयरी फार्मिंग का भी कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। This was all about your chapter agriculture and we have discussed in detail with three parts. I hope you have gone through all 3 parts of this chapter and this was the final and last part of this chapter. That's all about this chapter. Thank you students. Thank you everyone.